तो आज हम चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 6 जिसका नाम है विद्युत परिपथ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए, पिछले चैप्टर के अंदर हमने ओम के नियम की सहायता से किसी परिपथ के अंदर से ओम के नियम की सहायता से विभव और विद्युत धारा का मान निकाला था। ओम के नियम की सहायता से विभव और विद्युत धारा के मान निकाले थे। लेकिन अगर आपको परिपथ बहुत ज्यादा जटिल दे रखा हो, सरल परिपथ के लिए तो ओम के नियम की सहायता से आप विभव और विद्युत धारा के मान निकाल सकते हो, परंतु अगर आपको परिपथ बहुत ज्यादा जटिल दे रखा हो, मतलब जटिल कैसे कह सकते हैं, उसमें बहुत सारे प्रतिरोध दे रखे हो, धारा की दिशा दे रखी हो, जैसे यहाँ पर इस तरह से है, ये एक बिंदु पर 3-4 धारा की दिशाएं दे रखे हैं, ठीक है। इस तरह से परिपथ दे रखा हो, बहुत ज्यादा जटिल परिपथ दे रखा हो, तो उस परिपथ के लिए विभव और धारा का मान किस प्रकार से निकालते हैं? तो उसके लिए किरचॉफ नाम के एक वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे रॉबर्ट किरचॉफ। जर्मनी के वैज्ञानिक थे रॉबर्ट किरचॉफ। उन्होंने किरचॉफ के दो नियम दिए थे। एक को बोलते हैं अपन केसीएल, किरचॉफ का पहला नियम, जिसको अपन क्या कहते हैं? केसीएल। और दूसरा नियम है जिसे हम क्या कहते हैं? केवीएल। केसीएल पूरी परिभाषा क्या हो सकती है, फुल फॉर्म क्या होती है? किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ या फिर किरचॉफ करंट लूप भी कह सकते हैं। और दूसरा नियम था केवीएल, जिसे हम क्या कहते हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ वोल्टेज लूप, ठीक है। हिंदी में इसे संधि नियम भी कहते हैं। इस नियम को हम संधि नियम भी कहते हैं। और इस नियम को क्या कहते हैं? वोल्ट का नियम, क्योंकि ये वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। और संधि नियम, और ये केसीएल है, ये धाराओं को प्रदर्शित करता है। विद्युत धारा का मान निकाला जा सकता है केसीएल की सहायता से, और केवीएल की सहायता से आप विभव का मान निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, अब देखिए, किरचॉफ के नियमों को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि संधि किसे कहते हैं। संधि का पता होना चाहिए हमें कि संधि किसे कहते हैं। देखिए, किसी विद्युत परिपथ में जिस बिंदु पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं जंक्शन। किसी विद्युत परिपथ में, कोई विद्युत परिपथ आपको दे रखा है, बंद परिपथ होना चाहिए। किसी विद्युत परिपथ के अंदर किसी बिंदु पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती है, उसे संधि कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे ये कोई बिंदु है, यहाँ पर एक शाखा ये मिल गई। शाखा इस प्रकार से होती है, ठीक है। एक शाखा ये हो गई, एक शाखा ये हो गई, एक शाखा ये हो गई। ये 3 से अधिक शाखाएं हैं। 3 या 3 से अधिक शाखाएं अगर किसी बिंदु पर मिलती है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? संधि बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि बिंदु। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जंक्शन पॉइंट। तो अगर कहीं संधि लिखा हुआ है, या फिर संधि की परिभाषा भी आपको पूछ सकता है कि संधि बिंदु किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं,
तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए धारा यहाँ पर किस प्रकार से होगी, जैसे ये आई धारा है, इधर धारा I1 प्रवाहित हो रही है, इधर हो सकता है धारा I2 जाए, हो सकता है धारा अंदर की तरफ भी आ सकती है I3, ठीक है। इस प्रकार से I4, इस प्रकार से भी हो सकता है। अच्छा, संधि की बात कर दी। संधि के बाद में आपको पता होना चाहिए शाखा किसे कहते हैं। शाखा की परिभाषा क्या होती है, शाखा किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ के जाल, जाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेटवर्क, ठीक है। विद्युत परिपथ के जाल का वह भाग जिसमें विद्युत धारा नियत रहती है शाखा कहलाता है। विद्युत परिपथ के जाल का मतलब जो पूरा विद्युत परिपथ है, जाल मतलब क्या हो गया, बहुत सारी उसमें होता है ना, पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो विद्युत परिपथ के जाल का वह भाग जिसमें धारा, धारा मतलब विद्युत धारा नियत रहती है। नियत मतलब विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, रहती है, उसे शाखा कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं ब्रांच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये संधि बिंदु है ना, संधि बिंदु पर बेसिकली क्या हो रहा है, तीन या तीन से अधिक शाखाएं मिल रही है। देखिए एक शाखा आई यहाँ पे, दूसरी यहाँ पर आई, तीसरी, चौथी, तीन या तीन से अधिक शाखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, संधि बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर अपन इस शाखा की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होगी कि विद्युत परिपथ के जाल के अंदर वह भाग, जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहना चाहिए। यहाँ पर धारा का मान क्या होना चाहिए, नियत रहना चाहिए, धारा का मान नियत रहेगा। शाखा के अंदर हमेशा ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए आई धारा अगर यहाँ पर प्रवाहित हो रही है तो आई धारा यहाँ पर भी प्रवाहित होगी, दोनों बिंदुओं के मध्य धारा का मान नियत रहेगा, धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो विद्युत परिपथ के जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान, विद्युत धारा का मान नियत रहता है उसे हम क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी शाखा की परिभाषा होगी। कुछ परिभाषाएं आपको ध्यान में रखनी है, वैसे एग्जाम में ये परिभाषा पूछता नहीं है, पर क्या पता कभी पूछ भी ले वापस से। हाँ। तीसरी परिभाषा की बात करते हैं, लूप। इंग्लिश में कहते हैं लूप। लूप क्या होता है, देखिए विभिन्न अवयवों जैसे सेल है, चालक है, चालक कोई वस्तु है, प्रतिरोध है, बहुत सारे अवयव है से मिलकर बना बंद परिपथ लूप कहलाता है। विभिन्न अवयवों, जैसे आप कह सकते हो, जैसे सेल ले लिए आपने, ठीक है, प्रतिरोध ले लिए। परिपथ के अंदर क्या होता है, विद्युत परिपथ के अंदर क्या होता है, सेल उपस्थित हो सकता है, प्रतिरोध उपस्थित हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, उपस्थित होता है, कोई चालक वस्तु उपस्थित हो सकती है, वोल्ट मीटर हो सकता है, अमीटर हो सकता है, बहुत सारी चीजें उपस्थित हो सकती है, आप जो भी जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो विभिन्न अवयवों जैसे सेल, प्रतिरोध, और भी कोई ले सकते हो, जैसे चालक वस्तु ले लिया आपने, चालक आदि से मिलकर बना बंद परिपथ, आदि से मिलकर बना बंद परिपथ लूप कहलाता है, ठीक है। परिपथ हमेशा बंद होना चाहिए तो ही वो लूप कहलाएगा, आई बात समझ में। जैसे यही परिपथ देख लिया आपने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रतिरोध लगा दिया मैंने, बैटरी लगा दी, फिर वापस प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कोई वोल्ट मीटर लगा दिया, इस तरह से कर दिया, तो इस प्रकार का प्रतिरोध ना परिपथ है। मतलब कुछ कुल मिला के ऐसा होना चाहिए कि उसमें अवयव उपस्थित होने चाहिए, बहुत सारे अवयव उपस्थित होने चाहिए। सेल ले सकते हो, प्रतिरोध, चालक, या फिर कोई उपकरण ले लिया आपने, ठीक है, तो उससे बना हुआ जो बंद परिपथ होगा उसे हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। चलो अब ये तीनों परिभाषाएं आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे किरचॉफ के नियम का। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम, दो नियम है मैंने आपको भी बताया। पहला नियम है केसीएल और दूसरा नियम है केवीएल। केसीएल को क्या बोलते हैं, किरचॉफ करंट लूप या किरचॉफ करंट लॉ, और केवीएल को क्या बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है।
सबसे पहले अपन बात करेंगे किरचॉफ करंट लॉ की, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। ये क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं इसको, का प्रथम नियम या फिर इसे संधि नियम भी कहा जाता है, संधि नियम, KCL। ठीक है, इस नियम में क्या होता है? देखिए, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ के नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। बीजगणितीय योग तो आपको पता ही है। अब देखिए किस प्रकार से होता है ये शून्य। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? समीशन आई। समीशन मतलब क्या है? योग कर रहे हैं। किसका योग कर रहे हैं? धाराओं का। यहाँ पर योग किसका हो रहा है? धारा का योग हो रहा है। और किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, किस प्रकार से होता है इसको देखिए। जैसे मान लिया यहाँ पर कोई संधि बिंदु है, इस संधि बिंदु से एक करंट इस तरफ से आ रही है, इस तरह का कुछ परिपथ है। यहाँ पर 4 शाखाएं जुड़ी हुई है इस संधि बिंदु से। ठीक है, यहाँ पर कोई करंट आ रही है, वो I1 करंट आ रही है। यहाँ पर करंट जा रही है, I2 करंट जा रही है। यहाँ से I3 करंट अंदर की तरफ आ रही है, और यहाँ पे I4 करंट अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, इस प्रकार का कोई परिपथ बना हुआ है। I1 करंट अंदर की तरफ आ रही है, I2 बाहर की तरफ जा रही है, I3 अंदर की तरफ आ रही है, I4 बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस सूत्र का उपयोग करते हुए इस संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग करोगे, और वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अच्छा, जब आप धाराओं का बीजगणितीय योग करते हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि संधि बिंदु के अंदर आने वाली धाराओं को हमेशा धनात्मक लेना है, और संधि बिंदु से बाहर की तरफ जाने वाली धाराओं को हमेशा ऋणात्मक लेना है। संधि बिंदु के अंदर की ओर आने वाली धाराएं हमेशा पॉजिटिव तथा बाहर की ओर जाने वाली धाराएं नेगेटिव होगी। संधि बिंदु के अंदर जो धारा आ रही है उसे आप हमेशा पॉजिटिव लोगे, और बाहर की तरफ जो धारा जा रही है उसे आप नेगेटिव लोगे। ठीक है, इस परिपथ से ये केवीएल केसीएल यहाँ पर उपयोग करते हैं इस परिपथ के लिए। तो कैसे करेंगे? केसीएल का फॉर्मूला क्या है? समीशन आई इज इक्वल टू 0, मतलब जो संधि बिंदु पर आने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर है। ठीक है, समीशन आई। अब देखिए यहाँ पर आने वाली धारा, ये I1 क्या है? ये I1 संधि बिंदु के अंदर प्रवेश कर रही है, संधि बिंदु के अंदर आ रही है, तो यहाँ पर I1 क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, I2 क्या कर रही है? संधि बिंदु से बाहर की तरफ जा रही है, तो I2 क्या रहेगी आपकी? नेगेटिव रहेगी। I3 क्या कर रही है? संधि बिंदु के अंदर आ रही है, तो I3 भी क्या रहेगी आपकी? पॉजिटिव रहेगी। I4 भी क्या कर रही है? ये भी संधि बिंदु के अंदर आ रही है, तो I4 भी आपकी क्या रहेगी? पॉजिटिव, जो कि किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो संधि बिंदु के अंदर आने वाली धाराओं को तो आपको धनात्मक लेना है, और संधि बिंदु के बाहर जाने वाली धाराओं को क्या लेना है? ऋणात्मक लेना है, और ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। इस प्रकार से केवीएल केसीएल की सहायता से आप विद्युत धाराओं के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखिए, ये जो केसीएल है,
किरचॉफ करंट लूप, किरचॉफ करंट लॉ केसीएल, ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत का फॉलो करता है इसको, क्योंकि इसमें आने वाली धाराओं का और जाने वाली धाराओं का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, आने वाली जो धाराएं हैं इसको अगर आप जोड़ दोगे और जाने वाली धाराओं को, देखिए यहाँ पर अगर इसी को आप सॉल्व करते हैं तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए I1 है, तो I1 को इस तरह से लिख लिया मैंने एक साइड में। यहाँ पर जो प्लस प्लस वाली है ना, उन सबको एक साइड में रखता हूँ और माइनस वाली को उधर भेज देता हूँ। I1 प्लस I3 प्लस I4 बराबर क्या आ जाएगा, I2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ना आने वाली धाराओं का योग है, ये है संधि बिंदु के अंदर आने वाली धाराएं और ये संधि बिंदु के बाहर जाने वाली धारा। ठीक है, आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग समान होता है। ठीक है, समीशन आई इनकमिंग इज इक्वल टू समीशन आई आउटगोइंग। आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, समान होता है। इसीलिए ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण के मतलब क्या हो गया, आवेश का ना तो उत्पन्न हुए ना ही नष्ट हुए, जितने आवेश अंदर आए उतने ही आवेश बाहर की तरफ जा रहे हैं। आवेशों का ना तो संरक्षण, आवेशों को ना तो बढ़ रहे हैं ना ही घट रहे हैं। ठीक है, जितने आवेश है उतने के उतने ही रहेंगे। तो ये आवेश संरक्षण के नियम का भी पालन करेगा। ठीक है, इससे हम ये कह सकते हैं कि संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं, आने वाली आने वाली धाराओं का योग तथा जाने वाली धाराओं का योग समान होता है। संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग क्या होगा, समान होगा। ठीक है, केसीएल आवेश संरक्षण के नियम का भी पालन करता है। नियम का पालन करता है। देखिए, क्योंकि आपको पता है कि धाराएं हैं, धाराएं किससे बहती है, आवेशों की सहायता से बहेगी। आवेश अगर गति करेंगे तभी तो धारा का मान आएगा कुछ। ठीक है, तभी तो धारा गति हो, तभी तो धारा का कुछ मान होगा। तो आवेशों की सहायता से धारा गमन करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने आवेश संधि बिंदु के अंदर प्रवेश करेंगे उतने ही आवेश संधि बिंदु से बाहर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं धारा का मान समान है, मतलब क्या हो गया, आवेशों की संख्या भी तो समान होगी। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, आवेशों का मान ना तो बढ़ा ना घटा। जितने आपने आवेश डाले हैं उतने ही आवेश आप वापस प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, आवेशों का मान ना तो घटा ना बढ़ा, तो ये आवेश संरक्षण के नियम का भी पालन कर रहा है। ठीक है, तो केसीएल क्या करता है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। अतः संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाले आवेशों की संख्या की दर संधि बिंदु से बाहर आने वाले आवेशों की संख्या की दर के बराबर होती है। अतः संधि बिंदु में प्रवेश करने वाले आवेशों की संख्या तथा बाहर निकलने वाले आवेशों की संख्या समान होती है। जितने आवेश संधि बिंदु के अंदर प्रवेश करेंगे उतने ही बाहर निकलेंगे। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है आपका 6.1। क्या है कि चित्र में एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से चित्र में दर्शाए गए परिपथ में विद्युत धारा
आई का मान ज्ञात करो। चित्र में दर्शाया जो कोई परिपथ है, उस परिपथ के अंदर विद्युत धारा आई का मान आपको निकालना है। परिपथ कुछ इस प्रकार से है। ये इसका ए बिंदु है, ये संधि बिंदु हो गया। बी संधि बिंदु होगा क्योंकि शाखा है, देखो यहाँ पर 3 शाखाएं हैं, यहाँ पर भी 3 शाखाएं हैं, ये बी संधि बिंदु हो गया। यहाँ पर इसका ये सी संधि बिंदु हो गया, 3 संधि बिंदु है, ए बी और सी। ए बिंदु के अंदर देखिए एक धारा आ रही है, 3 एम्पियर की धारा ए बिंदु के अंदर प्रवेश कर रही है, और ए बिंदु से बाहर की तरफ निकल रही है 1.5 एम्पियर की धारा ए बिंदु से बाहर की तरफ निकल रही है, और एक बाहर की तरफ निकल रही है, इस दिशा में एक्स धारा बाहर निकल रही है। ठीक है, बी बिंदु की बात करते हैं। बी बिंदु के देखिए, बी बिंदु के अंदर एक्स धारा प्रवेश कर रही है, एक धारा है आई, सॉरी 1 एम्पियर की धारा है, ये बाहर निकल रही है, और एक धारा वाई बाहर निकल रही है। सी बिंदु की बात करते हैं तो उसमें वाई धारा प्रवेश कर रही है, 0.25 एम्पियर की धारा एक बाहर निकल रही है, और एक आई धारा बाहर निकल रही है। हमें पूछ रहा है कि ये आई धारा का मान निकालिए। ये जो आई धारा है, इस आई धारा का मान आप किस प्रकार से निकालेंगे? इस आई धारा का मान आपको निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को, आपके पास में सूत्र क्या है कि समीशन ऑफ आई इनकमिंग इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई आउटगोइंग। आने वाली धाराओं का योग बराबर है जाने वाली धाराओं के योग के। सबसे पहले अपन बात करते हैं बिंदु ए संधि बिंदु की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको निकालना क्या है, आई निकालना है। ठीक है, अब आप आई कैसे निकालोगे? जब तक आपको एक्स का मान नहीं पता चलेगा, तब तक आप वाई का मान नहीं निकाल सकते, और जब तक आपको वाई का मान नहीं पता चलेगा, तब तक आप एक्स का आई का मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक्स का मान निकालना होगा। एक्स का मान कैसे निकालोगे? आपके पास में सूत्र है, आई इनकमिंग इज इक्वल टू आई आउटगोइंग। ठीक है, आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं के योग के। ठीक है, तो उसकी सहायता से आप एक्स का मान निकाल सकते हो। सबसे पहले अपन बात करते हैं बिंदु ए के लिए, ए संधि बिंदु के लिए बात कर रहे हैं। तो ए संधि बिंदु में आने वाली धारा कौन सी है? एक तो आ रही 3 एम्पियर की धारा अंदर प्रवेश कर रही है, तो एक आ गई 3 एम्पियर। इसके अलावा कोई भी धारा आने वाली नहीं है। जाने वाली धारा कौन कौन सी है? एक तो एक्स है और एक है 1.5 एम्पियर। तो एक्स प्लस 1.5 एम्पियर की धारा, यहां से आप x का मान निकाल सकते हो। x बराबर क्या हो जाएगा? 3 एम्पियर, और यहाँ पर 1.5 है, 1.5 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 3 एम्पियर माइनस 1.5 एम्पियर। 3 में से 1.5 गया, पीछे कितना रहेगा? 1.5। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1.5 एम्पियर। x का मान आपने निकाल दिया। मैंने केसीएल तो किया ही है, ये केसीएल का ही तो फॉर्मूला है। हाँ बेटा, ये जो फॉर्मूला निकला है ये भी तो केसीएल की सहायता से ही निकला है ना। हमने तो डायरेक्ट किया ना, हमने तो एक साथ जोड़ा फिर उसका मान 0 रख दिया। अच्छा ऐसा किया क्या? कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। अरे चलो ठीक है, मैं वापस वो उस फॉर्मूले को वापस इस फॉर्मूले मैंने कन्वर्ट किया था ना, आपको बताया था ना। एक बार वापस बता देता हूँ, एक बार वापस बता देता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, इसी फॉर्मूले की तो मैं बात कर रहा था। देखिए यहाँ पर समीशन आई इज इक्वल टू 0 किया था ना आपने। ठीक है, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला यही है। देखो यहाँ पर क्या है, समीशन आई। देखिए यहाँ पर संधि बिंदु की बात कर रहे हैं, आने वाली धाराओं का योग। अब देखिए यहाँ पर समीशन आई को यहाँ पर अप्लाई किया आपने संधि बिंदु पर। ठीक है, जितनी धाराएं हैं उन सभी धाराओं का योग किया है। जो धारा अंदर प्रवेश कर रही है संधि बिंदु के, उसको आपको धनात्मक लेना है। जो धारा संधि बिंदु से बाहर जा रही है उसको आपको ऋणात्मक लेना है। यहाँ पर देखिए I1 है, I1 को आपने धनात्मक ले लिया क्योंकि ये क्या है, संधि बिंदु के अंदर प्रवेश कर रही है। I2 क्या है, I2 को आपने ऋणात्मक लिया क्योंकि ये क्या है, संधि बिंदु के बाहर जा रही है। I3 ये भी संधि बिंदु के अंदर प्रवेश कर रही है। I4 ये भी संधि बिंदु के अंदर प्रवेश कर रही है, जो कि बराबर किसके है? 0 के बराबर है। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो कि जहां जो पॉजिटिव है उसको मैं एक साइड में ले लेता हूं और नेगेटिव वाले को दूसरी साइड में ले जाता हूं। तो I1
पॉजिटिव है, I3 पॉजिटिव है, I4 पॉजिटिव है, बराबर I2 नेगेटिव है तो उसको उस तरफ ले गया। यहां पर आप ध्यान देंगे तो क्या पता चलेगा आपको कि I1, I3 और I4 ये तीनों धाराएं, ये तीनों संधि बिंदु के अंदर प्रवेश कर रही है, और ये जो I2 धारा है ये संधि बिंदु के बाहर जा रही है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि समीशन ऑफ I इनकमिंग, अर्थात संधि बिंदु के अंदर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग बराबर है समीशन ऑफ I आउटगोइंग, संधि बिंदु के बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। संधि बिंदु के अंदर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग संधि बिंदु के बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। तो आप ये फॉर्मूला लो चाहे ये फॉर्मूला लो, दोनों ही एक ही चीज है। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला लोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आसानी से कि कौन सी धारा अंदर प्रवेश कर रही है, कौन सी धारा बाहर जा रही है। उसमें थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये ज्यादा आसान रहेगा फॉर्मूला। वो अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप कोई भी फॉर्मूला ले सकते हो, ठीक है, चाहे आप वो वाला फॉर्मूला लो, समीशन आई वाले फॉर्मूले से भी इसे कर सकते हो। अब देखिए इसके बाद में देखो बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने x का मान तो निकाल दिया, x का मान निकल गया, अब निकालेंगे हम y का मान। तो अपन बात करते हैं B संधि बिंदु की, B संधि बिंदु से, B संधि बिंदु की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर x धारा अंदर प्रवेश कर रही है, तो आने वाली अंदर इनकमिंग धाराओं को एक साइड में ले लेते हैं। तो x, और कोई प्रवेश कर रही है? कोई प्रवेश नहीं कर रही है, बाकी सब बाहर निकल रही है। बराबर है किसके? ये 1 एम्पियर की धारा बाहर निकल रही है, 1 एम्पियर प्लस y के, y भी धारा बाहर की तरफ निकल रही है। तो ये आ गया आपके पास में x का मान, यहां से x का मान पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 1.5 एम्पियर, बराबर होगा 1 एम्पियर प्लस y। तो y बराबर क्या आ जाएगा 1.5 एम्पियर, यहाँ पर प्लस में था y के, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 1 एम्पियर आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो y है उसका मान कितना है 0.5 एम्पियर आ जाएगा। अब अपन C संधि बिंदु की बात करेंगे। C संधि बिंदु से, ठीक है, C संधि बिंदु की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो C बिंदु पर क्या है, y धारा है, ये अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है, तो y को आपने अंदर की तरफ ले लिया, धनात्मक ले लिया। अब देखिए ये जो धारा है 0. y है, ये किसके बराबर होगा? अब देखिए बाहर की तरफ निकलने वाली धारा, एक तो I धारा बाहर की तरफ निकल रही है, और एक निकल रही है 0.25 एम्पियर, प्लस का 0.25 एम्पियर। y का मान आप यहां से रख दो, 0.5 एम्पियर बराबर I प्लस 0.25 एम्पियर। तो I बराबर क्या आ जाएगा 0.5 एम्पियर प्लस 0.25 एम्पियर, सॉरी यहाँ पर प्लस का था, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 0.25 एम्पियर। तो हमारे प्लस ले लिया, तुमने प्लस ले लिया होगा, ठीक है। अच्छा 0.2 लिख लिया, तो 0.25 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे आंसर क्या आ रहा है 0.25 एम्पियर आंसर आ जाएगा, ठीक है, 0.25 एम्पियर। तो ये आई का मान कितना निकलेगा हमारे 0.25 एम्पियर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करेंगे।